चैप्टर 13, चैप्टर 12 के बाद, जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, जो कि है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका। प्रायिकता हिंदी में कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में वहाँ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन कर लिया है, सैंपल स्पेस बनाने सीख लिए हैं, प्रोबेबिलिटी को निकालना भी सीख लिया था वैसे आपने। यहाँ पर इसीलिए वो उससे हटकर थोड़ा एक लेवल और ऊपर आते हैं, और हमें जो क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी स्टडी करनी है ना, उसको बोला जाता है सप्रतिबंधित प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसको कहा जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता। मतलब ये एक ऐसी प्रायिकता होगी, इसमें किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी होगी हमको, लेकिन उसके साथ कुछ प्रतिबंध दिए होंगे, कुछ कंडीशन दी जाएगी, उसके साथ आपको किसी घटना की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की कैसे फाइंड आउट होगी और किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें। सबसे पहले एक वैसे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। एक एग्जाम्पल की मदद से पहले समझते हैं। देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ना, प्रोबेबिलिटी, ये आपकी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, ये लॉजिक बेस्ड एक्सरसाइज होती है। इस पर लॉजिक चलता है आपका। फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी का एक बार शुरू में बता दिया जाता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस प्रोबेबिलिटी का एकमात्र सूत्र ही लगता रहता है। फिर वो कंडीशनल आएगी, बेस थ्योरम आएगी, वो अलग बात है आपकी, लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक ही बेसिक फॉर्मूला रहता है। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी ना, ये लॉजिक बेस्ड होगी, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं होता ये। बस आपको लॉजिक समझना है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसको समझिए, और एक बार अगर वो एग्जाम्पल आप समझ गए तो फिर डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, 2 मिनट में डेफिनेशन पढ़ के क्लियर कर देंगे उसको हम आपको। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं सबसे पहले हम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी चीज़ें रिमाइंड हो जाएं आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए। एक यादृच्छिक प्रयोग है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझते हैं किसको कहा जाता है? यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग ऐसे प्रयोगों को कहा जाता है जिनका परिणाम हमें मालूम नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के मन में भरा होता है कि बिना देखे अगर हम गेंद निकालेंगे थैले से तो ये यादृच्छिक प्रयोग है। बिना देखे का है, देख के निकालो, सिक्का बढ़िया देखो तब उछालो। अरे बिना देखे कहाँ निकली हो? बिना देखे पता लगे इसे थैले में हाथ घुसेड़ दी नहीं हो, सपवा घुसा है, तब क्या हुई? तो देखो, देख सुन के काम करो, नहीं लाइफ में नुकसान होगा। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आप सीखिए पहले। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ये है कि जिसका परिणाम आपको मालूम ना हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे हम एक कॉइन को रखा, उसको हमने टॉस किया, अब टॉस करते वक्त तो हमको नहीं पता ना कि रिजल्ट क्या होगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो जब आप टॉस कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मालूम ना, इसलिए ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट आपको मालूम नहीं रहता है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक थैले में बहुत अलग अलग कलर की 4-5 बॉल्स पड़ी हुई हैं, और आपने उनमें से एक बॉल ऐसे निकाल लिया रैंडमली। अब वो बॉल क्या, जब हमने निकालने के लिए बोला था तो आपको मालूम है कि उसमें कौन सी कलर की बॉल निकाल पाएंगे आपको तो नहीं मालूम ना, तो पहले तो आपको रिजल्ट नहीं मालूम है, इसलिए वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ आ रहा है आपको? और बड़ी सिंपल चीज़ है, घरों में जैसे आप खाना बनता है घरों में, तो सिंपल चीज़ है, सुबह सुबह घरों में नॉर्मल अधिकतर घरों में चाय बनती है, तो आप देखें उसमें आप एक फ्राईडान होता है, जो भी बर्तन आपका बनाते हैं मुझे नहीं पता यार, उसमें एक बर्तन होता है, उसमें आप पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक, इलायची, जो भी चाय, जो भी आप डालते हैं। अब एक इंसान ने वो सारी चीजें उसमें डाल दिया और ढक के पकाया जा रहा है। डाल दिया ना, जिसने भी ये किया है या जिसने भी उसको देखा है, अगर आप इससे पूछिए कि इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा,
तो जाहिर सी बात है वो बता देगा कि इसका फ्यूचर है कि ये चाय बनेगी। आलू की सब्जी तो नहीं बन जाएगी ना यार उससे, वो सब सामान डालने से। तो अब देखो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, अभी बनी नहीं है पर आपको मालूम है कि ये आलू की सब्जी नहीं बन पाएगी, ये बनेगी तो चाय ही बन पाएगी इससे। कुछ समझ में आ रही बात? तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनका रिजल्ट हमको पहले से ही मालूम होता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट हमको पहले से पता नहीं होते हैं, उन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला करते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। यह हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला क्लास 11th में, क्योंकि इसका बेसिक आप पढ़ के आए हो, तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस आपसे पूछेंगे कि क्या बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या बनते हैं? हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले हेड और दूसरी बार में टेल आए, ये भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आए टेल आए, दूसरी बार में हेड आए, ये भी हो सकता है कि दोनों बार में क्या क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस में, ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, ये 4 संभावनाएं उसमें हो सकती हैं अगर आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे। अब इस सैंपल स्पेस से ही हम कुछ घटनाएं निकाल सकते हैं, कुछ इवेंट्स निकाल सकते हैं। ये प्रतिदर्श समष्टि है, और ये एक घटना है। याद रखिए, कोई भी घटना प्रतिदर्श समष्टि का एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट या उसका एक उप समुच्चय होता है। फिर से, कोई भी घटना सैंपल स्पेस का एक उप समुच्चय होता है, बस ये आप समझ लीजिए। तो अगर ये घटना है तो इसी का एक उप समुच्चय होगी। घटना में हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया हम ले रहे हैं घटना के लिए कि क्या बोलते हैं उसको, ठीक 2 हेड, उसको क्या बोलेंगे आप हिंदी में? एग्जैक्टली 2 हेड्स आप कहेंगे ना। चलो हम लिखे दे रहे हैं यार, एग्जैक्टली 2 हेड। मान लिया कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड हमको लेने हैं, ठीक 2 हेड मुझे चाहिए। तो बताइए इसका क्या बन जाएगा? 2 हेड देखो कहां पर मिलेंगे, यहीं पर 2 हेड हैं, तो केवल यही आ जाएगा बस। ठीक, ऐसे ही एक घटना हम ले रहे हैं, घटना F लिए लेते हैं, एट लीस्ट 1 हेड कर लेते हैं। अब देख ले, एक बार चेक कर ले पहले, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला ले लो, ये ज़रा अच्छे से समझा देगा आपको। देखो उनसे क्या आंसर नहीं बनता हमारा, ऐसा नहीं था, पर मैं आपको कोई चीज़ समझाना जैसे चाहता हूँ ना, उसके लिए कुछ सुटेबल मुझे घटनाएं चाहिए, वो सुटेबल घटनाएं लेनी थी। घटना F हमने क्या ले ली? एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड का मतलब बेटा क्या है? 1 से कम हेड नहीं चाहिए, 1 से ज़्यादा हेड आपके हो जाए वो ठीक है। तो 1 हेड वाले भी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा हेड वाले भी ले सकते हैं। 1 हेड वालों में कौन कौन है? HT, TH, और 1 से ज़्यादा हेड वालों में कौन है? HH। ये हमने 2 घटनाएं ले ली। सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ आपको निकालना बताना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप। अगर कोई आपसे पूछता है, कोई भी आपसे पूछता है कि ये सैंपल स्पेस है, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड की प्रायिकता बताओ, प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E आप कैसे निकालोगे? आपके पास कई मेथड हैं,
पहला एक मेथड जो नॉर्मली आपको बताया जाता है वो ये है, उसको देख लीजिए कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और आपकी जिस घटना की प्रायिकता आप निकालना चाहते हो उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक है कि 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, पूरा पेयर एक एलिमेंट है ना, तो एक एलिमेंट है। तो आपकी जिस घटना की आपको प्रायिकता चाहिए उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, और उस घटना के सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4। तो अनुकूल परिस्थिति 1 और कुल परिस्थिति कितनी, 4। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। इस तरह से इस घटना की प्रायिकता आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है। ऐसे ही यहां पर अगर कोई आपसे पूछता है घटना F की प्रायिकता बताइए क्या होगी, तो घटना F की प्रायिकता कैसे निकालोगे, आप ये पहले देखो कि घटना F का सैंपल स्पेस कौन है, ये, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4, उसको आप नीचे लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अनुकूल परिस्थितियां लेनी है तो F में कितने एलिमेंट है जिसकी प्रायिकता आप निकाल रहे हो, तो जिस घटना की प्रायिकता आप निकाल रहे हो उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक तरीका तो ये है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। कुछ बात हमारी समझ में आई? फिर से, जिस घटना की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है उस घटना के सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होंगे वो नीचे लिखिए, और जिस घटना की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है उस घटना में कितने एलिमेंट्स हैं वो आप ऊपर लिख लीजिए। घटना ई की प्रायिकता पूछी जाएगी तो सैंपल स्पेस में 4 है, उस घटना में 1, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। घटना F की प्रायिकता पूछी जाएगी तो F के सैंपल स्पेस में 4 है तो 4, और F में 3 घटनाएं हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/4 प्रायिकता निकल आएगी। ये एक तरीका है किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। एक और तरीका देखिए प्रोबेबिलिटी को निकालने का, इस घटना की प्रायिकता को ज्ञात करने का तरीका ध्यान से देखो। जब हमने बोला एग्जैक्टली 2 हेड, इसका मतलब है पहली बार भी हेड आना चाहिए और दूसरी बार भी कैसा आना चाहिए, हेड। इसका मतलब है कि हेड एंड हेड। अब आप ये मुझे बताएं किसी भी क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। हेड और टेल दो ही चीजें तो हैं, 50-50% चांस है, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, और 1/2 प्रोबेबिलिटी ही किसकी है, टेल आने की। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। एंड के लिए निशान क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन, और अथवा के लिए क्या लगेगा, प्लस। ये भी चीज याद रख लीजिए, हालांकि क्लास 11th में ये सब चीजें थी। तो 1/2 एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, और फिर हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4। सो प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 2 हेड विल बी 1/4। दिस इज वन अनदर मेथड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। यही अगर हमें इस पे लगाना होता, इस पे, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कम इस ऐसे लिखे होने का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मतलब आपको आना चाहिए। ऐसा अगर लिखी कोई घटना तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, और या फिर टेल एंड हेड, टेल एंड हेड, अथवा हेड एंड हेड, हेड एंड हेड। प्रोबेबिलिटी को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रही तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये बताइए हेड एंड टेल, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, टेल की कितनी होती है, 1/2, और दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो क्या करना चाहिए, 1/2 इंटू 1/2। अथवा के लिए क्या लगेगा, प्लस। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2। एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर अथवा के लिए प्लस, हेड के लिए 1/2, और दूसरे हेड के लिए भी
1/2 और बीच में मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एंड है। अब ये कितना बना 1/4 प्लस ये कितना बना 1/4 प्लस ये कितना बना 1/4। इस तरीके से कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 3/4। तो किसी भी घटना की ना प्रोबेबिलिटी निकालने का ये दो मेथड है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप निकालिए। आप देखिए, आप सोचोगे तो ये पहले वाला मेथड तो बड़ा आसान था। हाँ, आप वाकई में आप सही कह रहे हैं, पहले वाला मेथड आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें सैंपल स्पेस भी तो आसान है। इसमें कौन सा सैंपल स्पेस बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है आपका। लेकिन जब कभी सैंपल स्पेस बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगेंगे, आपने क्लास 11 में प्रतिदर्श समष्टियाँ बनाई हैं और बहुत बड़े बड़े सैंपल स्पेस बने हैं, तो जब सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उस सिचुएशन पर ये वाला मेथड आपका बहुत अच्छा काम करेगा प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। अब ये मुझे बताया, आपको तरीका समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे हाँ या ना आ गया कि अगर ऐसे लिखा होगा तो प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने का वी हैव 2 मेथड्स। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुई कक्षा 11 की वो बातें जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे आप। आज फिलहाल हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़नी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता। आप इसको नोट करिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। सप्रतिबंधित प्रायिकता में हमको क्या करना होगा, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। मैंने बोला आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सप्रतिबंधित प्रायिकता में होगा ये, देखो नाम से ही समझ जाओ, सप्रतिबंधित। जरूर यहां प्रतिबंध सहित किसी घटना की प्रायिकता निकालनी होगी। आप जब भी किसी घटना की प्रायिकता निकालने जाओगे, उसके साथ एक प्रतिबंध आपको दे दिया जाएगा। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने जाओगे तो उसके साथ क्या दे दिया जाएगा? एक प्रतिबंध, एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी, फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। जैसे कैसा प्रतिबंध दे दिया जाएगा? जैसे यहां पर ये 2 इवेंट है ई और एफ। ई और एफ ये 2 इवेंट हैं, इनमें से किसी एक घटना की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी, लेकिन उसके साथ एक शर्त लगी होगी, उसके साथ एक प्रतिबंध लगा होगा, उसके साथ एक कंडीशन लगी होगी। ठीक, जैसे मैं यहां पर बोलूं कि घटना ए की प्रायिकता बताओ, जबकि ज्ञात है घटना एफ के बारे में हमें मालूम है, मतलब घटना एफ घट चुकी है, ये हमको पता है कि यदि घटना एफ घट चुकी है तो घटना ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे देखो, घटना ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, घटना ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना एफ घट चुकी है, मतलब घटना एफ जो है वो हो चुका है। ऐसे अब देखो, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करिए। क्लास 11th में सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आते थे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करिए। पर क्लास 12th में, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने जाओगी उसके साथ एक शर्त लगा के दे देंगे आपको, वो आज उन्होंने शर्त लगा दी, जबकि हमें ये पता है कि घटना एफ क्या हो चुकी है, ऑलरेडी हैज बीन अकर्ड, पहले ही घट चुकी है घटना एफ। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई व्हाइल वी ऑलरेडी नो दैट द इवेंट एफ इज हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, पहले से ही घटना एफ घट चुकी है। तो घटना ई की प्रायिकता आपको निकालनी है, जबकि हमें ये ज्ञात है कि घटना एफ पहले से ही हो चुका है। ये घटना एफ में क्या था? कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड पहले ही आ चुका है, इसलिए आप बताओ कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक घटना होगी जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी, और एक दूसरी घटना होगी जिसको बता दिया जाएगा कि यह घटना पहले ही क्या हो चुकी है, पहले ही ये हो चुका है, ये पहले ही घट चुका है, तो बताइए उसकी प्रायिकता। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका सिंबल क्या होगा कि जब भी कभी घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी होगी और जबकि हमें पता है कि घटना पहले ही घट चुकी है, तो उसके लिए हम जो सिंबल बनाते हैं वो ये बनाते हैं, ई अपॉन एफ। याद रखिए, जिस घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है
जिस घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है वो घटना ऊपर लिखनी पड़ेगी आपको, और जो घटना पहले से घट चुकी है उसकी प्रायिकता अपॉन में आपको लिखनी पड़ेगी, इस तरह से। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिया करेंगे। अब ये बताइए कि ये कुछ समझ में आया? एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको आपको बता देता हूं। सप्रतिबंधित प्रायिकता का क्या मतलब होगा? इसमें किसी भी घटना की प्रायिकता जब आपसे पूछी जाएगी तो उसके साथ साथ कोई ना कोई शर्त आपको लगा के दे दी जाएगी, तभी तो उसका नाम पड़ा सप्रतिबंधित प्रायिकता, क्योंकि वो प्रायिकता तो है किसी घटना की, पर उस प्रायिकता को निकालने में एक प्रतिबंध आपको यूज करना है, एक कंडीशन है आपके लिए, उसको यूज करते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगाओ। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? इसमें एक घटना वो होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी, और दूसरी घटना वो होगी जिसकी बारे में हमें बता दिया जाएगा कि यह घटना तो पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस घटना की प्रायिकता बताओ। जैसे एफ घटना पहले ही हो चुकी है तो घटना ई की प्रायिकता बताओ, ए घटना पहले ही हो चुकी है तो घटना बी की प्रायिकता बताओ। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अब आपको सिंपल कैसे बनाओगे? जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी होगी उसको कहां लिखोगे? अंश में, ऊपर। जिसकी मालूम करनी है वो फोकस में होना चाहिए, बिल्कुल इसका पता लगाना है। और जिस जो हो चुका है वो नीचे जाए, अपन समझ रहे हैं? जो घटना हो चुकी है वो नीचे, और जिसकी प्रायिकता हमें चाहिए वो ऊपर रहे। जैसे आप वैक्सीन लगवाने गए, जिसको वैक्सीन लग चुका है वो सब पीछे जाए, और जिसको वैक्सीन नहीं लगा है वो, जिसको लगना है वो सब सामने आए। वही चीज है कि जिसको जिस घटना की प्रायिकता चाहिए वो सामने आए, और जो घटना घट चुकी वो कहां जाना चाहिए? नीचे। फॉर्मूला क्या है उसके लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इससे निकाल लिया करेंगे सप्रतिबंधित प्रायिकता। बउआ हो, समझ आया? अब यही चीज अगर इस एग्जाम्पल में लागू की जाती तो इसका आंसर क्या आता? हमको ई मालूम है, हमको एफ मालूम है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए था, ई इंटरसेक्शन एफ भी तो पता होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ भी मालूम कर लो आप। बताओ, ये ई है, ये एफ है, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है? घटना ई और एफ में जो एलिमेंट कॉमन है वो वाला लिया जाएगा। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? एच एच वाला, ये ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा बस, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो बस यही आ जाएगा आपका। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी बताओ हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आपके पास दो मेथड है। एक मेथड है प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए, ठीक है ना, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं, आप जैसे हमने अभी निकाल के दिखाया था आप वैसे ही निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? एक है कि दो है? एक एलिमेंट है। और उसका क्या मतलब है? एच और एच मतलब है कि एच एंड एच मतलब है? इसका क्या मतलब है? जैसे यहां था, इसका क्या मतलब था? एच और एच, एच हेड अथवा हेड, या हेड और हेड? हेड और हेड इसका मतलब है। यहां पर जैसे हेड और टेल, अथवा टेल और हेड, अथवा हेड और हेड, ऐसे ही यहां पर इसका क्या मतलब है? हेड एंड हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, फिर से हेड के लिए 1/2, और इस तरह से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा? 1/4। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ मालूम करना है, तो वैल्यू आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो ये हम 3/4 सॉल्व करिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो घटना ई की प्रायिकता, जबकि हमें पता है कि घटना एफ हो चुकी है, ऑलरेडी हैज बीन अकर्ड, घटना एफ जो है वो पहले ही घट चुकी है, तो घटना ई की प्रायिकता आप इस तरह से निकाल दिया करोगे।
एक और मेथड है यार इसका निकालने का, वो भी बताएं आपको। ऐसे सही लगा? समझ आया आपको कि दो घटनाएं होंगी, फिर से दो घटनाएं होंगी, एक वो होगी जिसकी प्रायिकता मालूम करनी होगी, एक वो होगी जो घटना पहले घटित हुई चुकी हुई। दोनों घटनाओं को मालूम करो, फिर उनका इंटरसेक्शन मालूम करो, उनकी प्रायिकता पता लगाओ और ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। एक और चीज देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान। आपको किस घटना की प्रायिकता चाहिए? ई की प्रायिकता चाहिए, जबकि हमें मालूम है कि एफ पहले ही हो चुका है। बेटा वो पीछे दरवाजा बंद कर दो जरा। जबकि हमें पता है कि एफ पहले ही क्या है, हो चुका है। समझ रहे हैं आप? अब जो चीज हो चुकी है, पहले ई हो चुका है कि पहले एफ हो चुका है? पहले एफ हो चुका है। एफ में टोटल कितने एलिमेंट हैं, उनको नीचे लिख दो, उनको नीचे लिख दीजिए। और प्रायिकता किस घटना की चाहिए आपको? ई की। ई में कितने एलिमेंट हैं? 1, तो 1 ऊपर लिख दीजिए। 1/3 तो अब भी आ रहा है ना आंसर। जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो आप नीचे लिख दीजिए। और जिस घटना की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करनी है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर लिख दीजिए, और देखेंगे आपका आंसर सेम वही आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कई सारी चीजें देखो हमने आज आपको बताई हैं। एक तो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे थे, तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्लस इसकी इंटू इसकी प्लस इसकी इंटू इसकी, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये हो गया एक घटना के दिए होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका। यही है सप्रतिबंधित प्रायिकता, और वो सप्रतिबंधित प्रायिकता के लिए ही वहां डेफिनेशन हमने बनाई है। अब आप देख लीजिए, सेम यही चीज है। यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं। देखो ई और एफ क्या है? किसी घटना के, किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं। यहां पर हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, यह उसका प्रतिदर्श समष्टि था। इस प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं थी ई और एफ। तो एफ के घटित होने की सूचना पर आपको किसी ने सूचना दिया कि देखो भाई घटना एफ तो घट चुकी, यह सूचना मिली हमको, और फिर पूछा तो फिर आप बताओ कि घटना ई की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। एक घटना घटित हो चुकी है, ये हमको पहले बता दिया गया। अब ई के घटने की प्रायिकता बताइए, ये आप पूछा जा रहा है। सिंबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बनाएंगे, सूत्र ये लिखेंगे, पर ध्यान रहे ये सूत्र तभी तक लागू होगा जब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 नहीं हो। अगर कभी ऐसा हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 हो जाएगी, तो फिर आप इसको नहीं लगाएंगे सूत्र, ये नहीं आ पाएगा इसका आंसर। अपरिभाषित हो जाएगी, डेफिनेशन भी बिगड़ जाएगी उस समय। किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य कब होती है? असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, याद रखिएगा। अगर कोई घटना ऐसी है जो फाई है, असंभव घटना है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी हुआ करेगी? 0 होगी। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। समझ आया? बस पूरी एक्सरसाइज और पूरे एग्जाम्पल में जो हमारी 13.1 होगी ना, यही करना है यार, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज और इसके इंट्रोडक्शन में करेंगे हम, जिसको हम इसका बोलते हैं प्रॉपर्टीज। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म, और इसके बाद क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे जब करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करिए, प्रॉपर्टीज कर लेते हैं बस इसकी हम। अब हम ये पढ़ना चाहेंगे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। उन प्रॉपर्टीज का भी जरूरत पड़ जाएगी ना हमको कभी कभी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जो प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि अगर हम कभी हमको ऐसा निकालना पड़ जाए, एक सैंपल स्पेस है एस, उसकी दो घटनाएं हैं ई और एफ, अभी एग्जांपल लेके दिए थे। सैंपल स्पेस एस है, दो घटनाएं ई और एफ है। अब कोई हमसे पूछ ले कि अगर एक घटना एफ पहले ही हो चुकी है तो प्रतिदर्श समष्टि की ही प्रायिकता बताओ, ऐसा सवाल। एक घटना एफ घट चुकी है तो ई के घटने की प्रायिकता नहीं पूछी उन्होंने, प्रतिदर्श समष्टि के ही घटने की प्रायिकता बताइए।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं मुझे? देखो, मैं आपको सारी चीजें एकदम याद दिला देता हूं। अभी जो एग्जाम्पल लिया था वही ले लीजिए आप। उसमें घटना ई क्या थी? घटना ई थी एच एच, और घटना एफ क्या थी? एच 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 टी टी एच। अब आप मुझे बताइए एस और एफ का इंटरसेक्शन निकालिए। एस और एफ का इंटरसेक्शन कॉमन, जब एस और एफ का इंटरसेक्शन निकालोगे, कॉमन एलिमेंट एच एच लिख सकते हैं, एच टी कॉमन है, टी एच कॉमन है, बस इतनी चीज तो आई। आपको नहीं लगता ये तो एफ आई आ गया पूरा? सैंपल स्पेस का उसकी किसी भी घटना के साथ आप कॉमन निकालने जाओगे, घटना ही आ जाएगी वो। सैंपल स्पेस का एफ के साथ कॉमन निकालने जाओगे तो एफ ही तो आएगा। तो एस इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी? एफ आएगी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये किसकी वैल्यू है? ये एस इंटरसेक्शन एफ का मान है। तो किसी भी प्रतिदर्श समष्टि के साथ उसकी किसी भी घटना का अगर इंटरसेक्शन निकालने जाओगे तो आपको वही घटना ही मिल जाया करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ का मान होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रतिदर्श समष्टि की अगर प्रायिकता पूछ ली जाए उसकी किसी घटना के घटित हो जाने पर, तो वो हमेशा कितनी आएगी? वैल्यू 1 के बराबर आएगी। एक दूसरा, आप जैसे कि एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला नहीं पढ़ते थे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़ते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है आपको? इसके साथ एक प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ। ठीक है, घटना एफ के हो जाने पर ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको अगर पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, अब इसमें हम चाहे तो कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कंडीशन लगा सकते हैं, यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अगर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब अगर अपवर्जी घटनाएं मतलब एक साथ घटित नहीं हो सकती, तो इनका ए इंटरसेक्शन बी कैसा हो जाएगा? 0। ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा? 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये टर्म इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए उस वक्त फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ, और उस समय वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला यही बच जाएगा आपका। बहु ठीक है भाई। तो ये एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं? जो एक साथ कभी भी घटित नहीं हो सकती। जैसे हम बोल दें कि एक क्लास में एक क्लास के स्टूडेंट्स को टॉप करने की घटना, टॉप करने की घटना। अब आप ये बताइए किसी क्लास में कितने स्टूडेंट टॉप कर सकते हैं? एक ही स्टूडेंट टॉप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। भले किसी भी क्लास में कितने ज़्यादा स्टूडेंट हो, लेकिन टॉप करने की बारी आएगी तो केवल एक ही स्टूडेंट टॉप करेगा। समझ आ रहा है आपको? तो एक से ज़्यादा घटनाएं नहीं हो सकती हैं। दूसरी घटना जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोल दिया, चलिए क्वेश्चन सभी लोग लगा के दिखाइए। अब हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब ये बताइए कि क्या इसमें भी ये है कि पूरी क्लास में कोई एक ही बच्चा लगा के दिखा पाएगा? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है 4 बच्चे लगा के दिखा दें, हो सकता है 10 बच्चे लगा के दिखा दें, हो सकता है सारी स्टूडेंट्स लगा के दिखा दें। तो ये एक ऐसी घटना है जो अपवर्जी नहीं है। देखो,
इसमें एक से ज़्यादा घटित हो सकती हैं, लेकिन जो घटनाएं अपवर्जी होती हैं वो एक से ज़्यादा उनमें घटित नहीं हो सकती। मतलब एक से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, उसमें सारी घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी एक आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ ई डैश अपॉन एफ। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम निकालते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता निकालते थे 1 माइनस उसके घटित होने की प्रायिकता। याद आ रहा है आपको? ऐसे ही यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर होगी, कोई घटना एफ दी जा चुकी है और फिर पूछा जा रहा है इसके ना घटने की प्रायिकता बताओ दूसरी घटना के, तो ई डैश अपॉन एफ पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये फॉर्मूला उस वक्त आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप थोड़ा ध्यान रखो, जरूरत पड़ने पर हम इनको प्रयोग कर लेंगे। एंड आई होप कि आज ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज, लेकिन एट द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं एग्जाम्पल्स पर, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे तो आप एग्जाम्पल्स पर प्रयास कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ठीक है, आप कोशिश करिएगा और चलते ही मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।